अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे ने सियासी मंजरनामे को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। यह वो तरमीम है जिसके तहत न सिर्फ अदालती ढांचे बल्कि फौजी निजाम में भी बड़ी और बुनियादी तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं। कई हफ्तों की कयास आराइयों, बयानात और मुतालिबात के बाद बिलाखिर हुकूमत उन तरामीम का ड्राफ्ट मंजर आम पर ले आई है जिनके नतीजे में सियासी हल्कों में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है। इन तरामीम में इंतहाई अहम तजावीज़ अब फौजी ढांचे में बड़ी और कलीदी तब्दीली और अदालती इख्तियारात के असर तयन की सूरत में सामने आई है, जिसमें आईनी बेंचों के बाद अब आईनी अदालतों का क़याम भी अमल में लाया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर वापस ले लिया जाएगा। 48 शिकों और 29 सफ़ात पर मुश्तमिल 27वीं आईनी तरमीम के इस मुसव्विदे की आज सुबह पहले वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। इन तरमीम की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की और 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दी। इस मौका पर उनका कहना था कि मुल्क के वसीतर मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई है। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सदर इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इन तरमीम को बाद में पेश करने की मंजूरी चाही, जिस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द अमल आया। तहरीक इंसाफ के सदर अली जफर ने राय दी कि इस वक्त अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली है, इसलिए आईनी तरमीम पर बहस मुनासिब नहीं, जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इन तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार दिया। ये वतन की सालमियत पर वार है, पाकिस्तान के आइन पर हमला है ये, लिहाजा हम इस तरह की कार्रवाई जो की जाती है इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसको कभी इसका साथ नहीं देंगे। आइन को मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान के ऊपर हमला है, आइन पर हमला है। और यकीन कर ले, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उमरानी मुआहदा था पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, जिसने हमें इकट्ठा रखा होता फेडरेशन को, ये आज दफन होने जा रहा है। चाहे कोई भी हो, हर कोई जवाबदेह और अकाउंटेबल होना चाहिए। आप अगर इस तरह से करेंगे ये काबिल कबूल नहीं है, कोई नहीं मानता इसको, कोई नहीं मानेगा इसको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत कि ये जल्दी से पास हो जाए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसको भेजने के नेशनल असेंबली सेनेट की जॉइंट कमिटी को, लेट दिस सेनेट बी ट्रीटेड एज द कमिटी एज अ होल। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक, तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें, हम डिबेट नहीं कर सकते किसी चीज़ पे जब तक हम इसको बाकायदा पढ़ें। क्वालिटी का प्रिंसिपल रखें सर कि ना वो भी इस पे बहस करें ना हम करें, हम इसको पढ़ तो लें। वन साइडेड ओपिनियन देंगे जो पब्लिक में जाएगी तो ये हमारा तो मौक़िफ़ आएगा नहीं इस वक्त। जवाब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस मामले को चेयरमैन सेनेट की तरफ रेफर किया और कहा कि अपोजिशन लीडर की नामजदगी चेयरमैन सेनेट का इख्तियार है। अली जफर साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए, आज भी बोलें, कल भी बोलें। एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल कमेटी जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। चूँकि उस वक्त अपोजिशन ने ये इन चीज़ों का ख्वाहिशात का इजहार किया था कि हम पहले इस दफ़ा सेनेट में इसको लेके आएंगे बजाय नेशनल असम्बली में लेके, वो पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का, उस वक्त भी चेयरमैन का प्रोगेटिव है। ये पहली दफ़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चैम्बर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना। उसके बाद वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम को सदर इजलास में पेश किया, जिन्होंने ये वजाहत की कि यह तरमीम कुल 5 नुकात पर असरअंदाज होंगी, जबकि वफाकी आईनी अदालत की ख्वाहिश हर किसी का मुतालबा था और अब जजों के पास सुओ मोटो का इख्तियार नहीं होगा। उनका मजीद कहना था कि आर्मी चीफ की खिदमत पर उनको फील्ड मार्शल का टाइटल दिया, जो तैनाती नहीं एक रैंक है, और फील्ड मार्शल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी मौजूद हैं जिनको कौमी हीरो समझा जाता है। ये खिताबात ताहयात रहेंगे और उनकी मनसूखी का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं बल्कि पार्लियामेंट के पास होगा। तमाम सियासी कुव्वतों से मशवरा करने के बाद हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने क्योंकि उनकी खिदमात और हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज़ करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है,
वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक, वो वजाहत इसमें मौजूद है। लेकिन फील्ड मार्शल हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा, और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। और साथ में कह दिया गया है कि उस टाइटल को भी आपने क्योंकि प्रोटेक्शन देनी है आईनी, तो उसके बाबत यहाँ पे लिख दिया गया है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये अहदा अबॉलिश होगा। हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। वो मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। शख्सियात के नहीं सर, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। उसके बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने पार्लिमानी रिवायात और आईनी तरमीम की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मजीद गौर के लिए इस मुसव्वदे को सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के स्पुर्द कर दिया, जिसका इजलास सेनेटर फारूक नाइक की सदारत में हुआ, जो कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गया है। और फिलहाल बिल पर वोटिंग न करने का फैसला हुआ है। इस इजलास में सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम पेश की, जिसके मुताबिक सदर के बाद अब वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। इस तरमीम की मंजूरी के बाद सदर के साथ वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इस तरमीम के तहत यह तजवीज़ भी दी गई है कि सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा। उससे कबल सदर मुमलिकत को सिर्फ अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल होता था। इजलास के बाद वज़ीर कानून का कहना था कि अपोजिशन में ना मानू की सियासत कर रही है। आज के इजलास में 60% शिकों पर बहस हुई। जब तक 100% इत्तेफाक नहीं होता, यह बहस जारी रहेगी। कल 11 बजे दोबारा मीटिंग है जी, कल फिर बैठेंगे, अरकरेजी करेंगे, और जब तक सारा कंसेंसस नहीं हो जाता, तमाम अरकान दोनों ऐवानों के जो हैं, कौमी असम्बली के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, हर जमात को इसमें हमने दावत दी है। और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में, तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी। और यही हुस्न है जमहूरियत का कि आप बैठ के करते हैं। जमहूरी हक है बॉयकॉट करना। एक दफ़ा बल्कि हमने उन्हें कन्विंस कर लिया था, फिर उनकी पॉलिसी थी, पार्टी की पॉलिसी, जिसकी वजह से मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा ने कहा कि जी मुझे पार्टी की तरफ से हिदायत है कि हमने नहीं बैठना। बाकी सारी जमातें बैठी हुई थी। हमने तो अपोजिशन से भी दरख्वास्त की है कि आप तशरीफ लाएं, क्योंकि संजीदा बातें होती हैं। उनसे ड्राफ्ट शेयर किया हुआ है और फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर सजेशंस देंगे। आज भी उन्हें कहा था वो बात करें, कल भी, लेकिन मैं ना मानूं कि अगर बात हो तो वो गैर मुनासिब है। अगर 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में शामिल नुकात की बात हो तो यह मुजव्वजा ड्राफ्ट 48 शिकों और 29 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मुजव्वजा ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी तरमीम का मकसद आइन में मजीद तब्दीलियां करना है और यह बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इन तरमीम के मुसव्वदे में फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली तजवीज़ की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के दरमियान इख्तियारात की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ भी शामिल हैं, जबकि जजों की तकर्रुरी का तरीकाकार भी बदला जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की अहम तजावीज़ के मुताबिक मुजव्वजा ड्राफ्ट में आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल हैं। इस तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करके आर्मी चीफ को चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज का ओहदा देने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। तकर्रुर पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा, जिसकी तनख्वाह अलाउंसेस मुकर्रर की जाएंगी। वफाकी हुकूमत फौजी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द नेवल फ्लीट के रैंक पर तरक्की दे सकेगी। यूनिफॉर्म और मराहत ताहयात रहेंगी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द नेवल फ्लीट बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर यानी मुआवजे के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द नेवल फ्लीट की जिम्मेदारियों और उमूर का तयन करेगी सदर मुमलिकत। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तीनों सरबराहान की तनख्वाहों और मराहत का तयन करेंगे। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 42, 63A, 175 था 191 में तरमीम की तजवीज़ है, जिसके जरिए
सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में नुमायां कमी होगी। आर्टिकल 42 में लफ्ज पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ है। आर्टिकल 63A की क्लॉज 5 में लफ्ज सुप्रीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील किया जा रहा है। आर्टिकल 68 में पार्लिमानी बहस के हवाले से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र है। मुजवजा ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। तरमीम में आर्टिकल 93 में तब्दीली करके मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। आर्टिकल 165A में दूसरे मुकामात पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इजाफा तजवीज़ किया गया है। मुसवदे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 खत्म कर दिया जाएगा, जिससे आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आला अदलिया में जजों की तैनाती के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत से एक एक सीनियर जज भी जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सदर की मंजूरी से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के जज का पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी करार देने और वफाकी आईनी अदालत के जज के लिए 68 साल उम्र की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ है। आईनी अदालत में 20 साल वकालत का तजुर्बा रखने वाला वकील जज बनने की अहलियत रख सकेगा। 27वीं आईनी तरमीम से कबल मुफाद आमा के मुकदमात जो आईनी बेंचेज में जेर समाअत थे खुद कार तौर पर वफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत वफाक और सूबों के माबेन तनाज़ात का मुकदमा सुनने की वजाहत होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से दायर रेफरेंस की समाअत भी आईनी अदालत करने की वजाहत होगी। वफाकी आईनी अदालत में हाई कोर्ट का वो जज मेंबर बन सकता है जिसने हाई कोर्ट में कम अज कम 7 साल बतौर जज खिदमात दी हों। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल रखने की तजवीज़ है। वफाकी आईनी अदालत की मुस्तकिल नशिस्त इस्लामाबाद में होगी। वफाकी आईनी अदालत के फैसलों का इतलाक पाकिस्तान की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इतलाक वफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत के सिवा मुल्क की तमाम अदालतों पर होगा। आर्टिकल 200 में तरमीम भी ड्राफ्ट में शामिल है, जिसके तहत सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। तबादले की सूरत में आने वाले जज की सीनियरिटी बतौर जज पहली तकर्री से शुमार होगी। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराहत दी जाएंगी। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और मराहत जजेस को दी जाएंगी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस भी जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का तयन बतौर चीफ जस्टिस से होगा। मुजवजा आईनी तरमीम में जजेस के हल्फ में भी तब्दीली की तजवीज़ शामिल है। अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी के एतराज के बाद मुतनाज़ तरमीम मुजवजा ड्राफ्ट से निकाल दी गई है और NFC, आबादी, तालीम, सेहत के शोबों की विफाक को मुंतकिली की शिकें ड्रॉप कर दी गई हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात से मुतल्लिक शिकें भी निकाल दी गई हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तरमीम मुल्क के ताकत के तवाज़ुन में बुनियादी नौयत की तब्दीलियों की राह हमवार कर सकती है। एक तरफ अदलिया के खुद नोटिस और आईनी मुकदमात के इख्तियार को कम किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ फौजी क़यादत को भी आईनी प्रोटेक्शन दी जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह तरमीम मुल्क में इदारा जाती इस्तेहकाम, शफाफियत और तवाज़ुन पैदा करने के लिए नागुज़ीर हैं। ताहम अपोजिशन इस मुसवदे को ताकत की असर नो तकसीम और अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने की खतरनाक कोशिश करार दे रही है और इसी पर अपोजिशन ने मुल्क की तहरीक चलाने का भी फैसला किया है। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि तरमीम के लिए आपके पास नंबर तो तकरीबन पूरा हो चुका है, कब तक ये तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से? देखिए, सेनेट का सेशन आपने देखा कल तक मुलतवी हुआ है, तो देखिए एक लार्जली तो कंसेंसस नजर आता है जिसमें वजीर आजम ने भी एक मुकम्मल तौर पे मुशावरत का दौर किया जिसके अंदर तमाम इत्तेहादी जो हैं वो शरीक हुए। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजोरिटी तो मौजूद है और उसके बाद जल्द ही मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला
ये दोनों ऐवानों से पास होके तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कामयाब होगी। और अगले 7 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा ही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये डिपेंड करेगा दोनों हाउसेज में कार्रवाई कब तक चलती है, कमेटी में कितनी देर चलती है। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जल्द इंशाल्लाह ताला ये दोनों हाउसेज से मंजूर हो जाएगा और ये बड़ी ही स्मूथली अभी तक प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह स्मूथली ही ये प्रोसेस चलेगा। और अवामी नेशनल पार्टी आपको वोट दे रही है, जो कि सेनेट के अंदर आपके पास जो है वो 3 वोट शॉर्ट हैं, एएनपी आपको वोट दे रही है? जी देखिए, एमल वली खान साहब तशरीफ लाए थे, प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई, तफसीली गुफ्तगू हुई, उन्होंने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया और आज जब काबीना की भी मीटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एमल वली खान साहब एएनपी जो है वो बिल्कुल इसके लिए वोट करेगी। एंड मुझे तो बड़ा इस पे कवी इम्कान लगता है कि उनकी तरफ से इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव ही होगा। और जो तहरीक इंसाफ है, रिजर्व पूल में कुछ आपके पास सेनेटर्स मौजूद है सेनेट के अंदर आज़ाद हैसियत में, उनकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको इस तरमीम की मंजूरी के लिए? देखिए, हमारा राब्ता बिल्कुल आजाद सेनेटर्स के साथ है, उनसे बातचीत भी है, उनको रिक्वेस्ट भी की है, तो आजाद सेनेटर से भी ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इसके लिए वोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा अतातार साहब, ये जो आर्टिकल 248 में आप तरमीम कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि आपने सदाती इस्तिस्ना जो है वो आपने प्राइम मिनिस्टर को भी दे दिया है, जो इस्तिस्ना होता था मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस के अंदर, और दूसरा ये भी बताएगा कि सदर मुमलिकत को आपने ताहियात इस्तिस्ना दे दिया है, क्या वजह है? कुछ स्पेसिफिक खदशात हैं कुछ केसेस को लेकर, जिस तरह से रिसेंटली केसेस चल भी रहे थे उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले या सदर साहब के सदर बनने से पहले, ये उन केसेस की वजह से ये इस्तिस्ना आप दे रहे हैं या कुछ और केस आपके जो है वो खदशे आपको कि वो केस खुल सकते हैं जिसकी वजह से ये इस्तिस्ना दिया जा रहा है? नहीं देखिए, वो तो एक लॉ मिनिस्टर के मुताबिक एक एनोमली थी जो करेक्ट होनी चाहिए थी, तो वो बस उसको सिर्फ दुरुस्तगी की गई है, उसकी कोई खास वजह या कोई ऐसी चीज ज़हन में नहीं है। बट ऑब्वियसली जब आप एक दफा चीजों को अमेंड करते हैं तो उसके अंदर ये जरूरी होता है कि कंसिस्टेंसी आए, तो वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत किया गया है। ये जो केसेस चल रहे थे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, मुख्तलिफ जो है वो शुगर वाला था, बाकी जो अकाउंट्स वाला था, फेक अकाउंट्स वाला, उस वजह से तो ये नहीं किया गया कहीं, उन्हें प्रोटेक्शन दी देखिए, जाए। वो तो प्राइम मिनिस्टर बरी हो चुके तमाम केसेस के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई पेंडिंग केस नहीं है, किसी किस्म की कोई जनरली बात करूंगी उस तरह के जो केसेस उनके खिलाफ जो है जो चलते रहे माजी में, ऐसे किसी केसेस का स्पेसिफिक किसी केस का खतरा तो नहीं है? समझता इसका किसी और चीज से ताल्लुक नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि हो सकता है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से तजवीज आई हो, अभी हाउस में जाएगी, कमेटी में जाएगी, आगे देखते हैं कि क्या होता है, बट ये कतन इसका कोई इस तरह का मकसद नजर नहीं आता। स्पेसिफिक केस आपके ऐसे जो है वो ज़हन में नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक केस की वजह से ये इस्तिस्ना दिया जा रहा हो? दूसरा ये बताएगा कि कतन नहीं, कतन सही है। आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम की गई है उसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले से जो है फैसला हुआ है कि 27 नवंबर तक जो है मौजूद रहेंगे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसके बाद उसका इतलाक होगा। तो ये बताएं कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, ज़ाहिर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वही कंकरेंटली चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होंगे, तो उनका टेन्योर जो है आज बताया तो है वजीर कानून ने कि कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन ये बता दें कि टेन्योर उनका कब से स्टार्ट होगा? जो 2022 नवंबर से उनका स्टार्ट हुआ था टेन्योर, वही जो है ये 5 साल टेन्योर रहेगा या अब उनका टेन्योर जो है वो नवंबर 2025 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा 5 साल का? नहीं देखिए, बड़ा क्लियर वजीर कानून ने आज उसकी वजाहत कर दी और फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बता दिया कि जो तरमीम की गई है उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो जंग के बदलते हुए किरदार हैं उसके मुताबिक एक मरबूत और कसीरल जहती दिफाई हिकमत अमली को फाल बनाना है, जिसमें देखिए जिसके तनादर में पाकिस्तान में कुछ जमीनी हिकमत अमली को नुमाया अहमियत हासिल है और एयर डिफेंस को, एरियल वॉरफेयर को, तो ये कोहीजन और सिनर्जी पैदा करने के लिए किया गया, जो हम पहली बात कर रहे थे। टेन्योर के हवाले से तो इसमें कोई शिक ऐसी आई नहीं है, तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आज लॉ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस पे बड़ी डिटेल के साथ रोशनी डाली और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए जो फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से उन्होंने बात की और दीगर ममालिक में भी ऐसे जो ओहदे होते हैं वो ओहदे अपनी जगह मौजूद होते हैं और वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो बाकी अपॉइंटमेंट है वो अपनी जगह अलहदा उसकी हैसियत होती है। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आज इस पे बात की जनाब वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने। दूसरा ये बताएगा जो आईनी अदालत के बारे से फैसला हुआ है उसमें तो आईनी अदालत जो है जब वो बनेगी तो उसके चीफ जस्टिस का तकर्रर जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत के साथ, और उसके बाद जो उसके जजेस लगेंगे वो जो चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के उनकी और सदर की मुशावरत से लगेंगे। ये तो फिर हुकूमती हैंड पिक जो है वो लोग लग जाएंगे वहां पे।
ये देखिए, जो आईनी अदालत है उसका प्रॉपर क्राइटेरिया होगा। ये तो नहीं हो सकता कि कोई भी उसका जज लग जाए। वो ऑब्वियसली उसका एक मेरिट होगा, एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके प्रॉपर रूल्स होंगे। उसके तहत जो अभी फिलहाल बातचीत चल रही है वो कमेटी के अंदर पूरी उस पर डिस्कशन आएगी। ये कतन हैंडपिक वाला सिस्टम नहीं लेकिन है। जो आपकी तरमीम है, और तरमीम के अंदर तो ये मेरिट लिखा गया है होगा कि और जजेस तकर्रर की पहले अपॉइंटमेंट का एक पहले प्रॉपर जो चीफ क्राइटेरिया जस्टिस होंगे होगा। आईनी अदालत ये के, उनका तासुर गलत है कि खुदा ना खास्ता कोई हैंडपिक मामला जो है वो किया जा रहा है। उस पे प्रॉपर मेरिट इंपोज होगा और जजेस तो ऑब्वियसली जो जज बनने का अहल है वही जज लग सकता है। आप देखिए किसी ना, ऐसे शख्स देखिए को ना, जज नहीं लगा सकते कि जिसका मेरिट ना हो, जो जो जिसकी इस वक्त क्वालिफिकेशन ना हो, एतराज जिसका उठा लीगल रही है एक्सपीरियंस ना अपोजिशन, हो, जो जिसके अपोजिशन एतराज उठा रही है अतातार साहब, वो ये कह रहे हैं कि आपने अदलिया की आज़ादी को बिल्कुल आपने खत्म कर दिया इस तरमीम के बाद। वो ये कहते हैं कि जब आप लगाएंगे आईनी अदालत के जो आप लगाएंगे चीफ जस्टिस को, उसका तकर्रर सदर करेंगे प्राइम मिनिस्टर की मशावरत के बाद, उसके बाद जो वो जजेस लगाएंगे आईनी अदालत के अंदर वो चीफ जस्टिस की मशावरत से लगेंगे। ऑब्वियसली कोई अहल बंदा ही लगेगा, लेकिन उसके अंदर भी पसंद नापसंद तो होती है, जिसको जो जो, जो यहाँ भी उसे ऐसी अपॉइंटमेंट्स के अंदर जी जी कोई पसंद नापसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये ऑब्वियसली इसका एक मेरिट होगा इन कोर्ट्स का, इन तकर्रियों का। इस पे एक मेयार है जिस पे पूरा उतरना होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती इस चीज की। और मैं समझता हूँ कि जब एक पूरी दुनिया में एक असूल मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, एक अलग सिस्टम मौजूद है, तो ये पाकिस्तान के अंदर भी ये बिल्कुल राइज होना चाहिए ताकि एक आम साइल को जो है वो सहूलत हो, उनके केसेस जल्दी सुने जाएं और कोर्ट का ज्यादा वक्त इस चीज में सर्फ ना हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को ही देखते रहें। और ऐसे क्या खतरात, ऐसे क्या खदशात है हुकूमत को अतातार साहब के? पहले जाहिर है आपने एक आईनी बेंच बनाया, आईनी बेंच से फिर आपने आईनी अदालत अलग से बना ली है और उसका भी चीफ जस्टिस आपकी मर्जी से लगेगा पहला। और आगे चलकर आपने फिर भी जो उनके पास सुओ वोटों की पावर होती थी 184(3) के तहत, वो भी खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 184 को ही जो है वो खत्म कर दिया गया आइन के अंदर से, इस तरमीम के अंदर। क्या वजह ऐसी? देखिए, खदशात तो कोई नहीं है, मगर आईनी जो बेंच था वो बड़ा कामयाब रहा तजर्बा। पूरी बार बॉडीज ने, प्रोफेशनल बॉडीज ने, प्रोफेशनल लॉयर्स ने उसको ना सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि आपने हाल ही में जो बार काउंसिल्स के इंतखाबात हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब हुआ है, उसमें आपने देखा कि वकला की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है वो जीती इंडिपेंडेंट ग्रुप की, जिसका हुकूमत के साथ एक ज़ेनी हमांगी थी। और पीटीआई को ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में शिकस्त हुई बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वकला ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, जो पिटिशनर्स होते हैं, जिन लोगों के केसेस कोर्ट में जाते हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। एफिशिएंसी भी आई है, टाइम भी बचा है और बिक्री भी आई है लीगल सिस्टम के अंदर। तो ये तो इंसाफ की फराहमी के लिए और पूरी दुनिया में ये निज़ाम राइज है। इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान में भी ये लीगल रिफॉर्म्स करके तो एक बेहतरी लाई जाए अदल इंसाफ के निज़ाम के अंदर। आईनी बेंचेस के अंदर और रेगुलर बेंचेस के अंदर भी हमने एक इख्तलाफ देखा। एक टैक्स के मैटर के ऊपर जो है वो बड़े सख्त उस पर नोट्स भी लिखे गए, जजेस की तरफ से इख्तलाफी नोट्स भी आए सामने, फैसले भी सामने आए। तो अब जब एक आईनी अदालत बन जाएगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, तो कोई भी अदालत जो है वो किसी जगह से भी केस को अपने पास ट्रांसफर कर सकती है, हाई कोर्ट से या किसी और अदालत से। तो इस पर जो है वो एक नया क्लैश शुरू नहीं हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आईनी अदालत के अंदर? एक पैरेलल जो है वो देखिए, मैं नहीं समझता, बड़ी एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बड़े क्लियर हैं। और जब एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्लियर हो कि जी कौन सा मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा नहीं है, तो वो बड़े आराम से फैसला किया जा सकता है। ये पहले भी होता रहा है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है, जेसीपी भी एक एम्पावर्ड बॉडी है, उसके पास भी बहुत सारे इख्तियारात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इट शुडंट बी एन इशू। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। और जो पिटिशनर्स के मामलात हैं, जो लोगों के मामलात हैं जिसमें उन्हें वो इंसाफ की फराहमी के लिए किसी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, वो बिल्कुल एक अलग मैटर है। तो ये बाइफरकेशन करना कोई इतना मुश्किल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा। और मुझे लगता है कि एक हमांगी के साथ और एक मुकम्मल कोहिजन के साथ ये लीगल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट भी होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी जो मरहला था वो बड़ा कामयाब रहा। और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आज की बात थोड़ी है, इसमें तो बहस पिछले मेरा ख्याल है 2005-6 से चल रही है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इस बहस ने जन्म लिया। 18वीं तरमीम के बाद ये बहस बढ़ी, 26वीं आईनी तरमीम में इंप्लीमेंट हुई और अब मजीद मॉडिफिकेशन करके ये इस तरमीम में इसको बेहतर किया गया है। लेकिन इसमें ज़ाहिर काफ़ी सारी शिकें और भी हैं, जिसमें वो पसंद नापसंद वाला पहलू कहीं ना कहीं हुकूमत ने उसे कंसिडरेशन में रखा है कि जब आप किसी भी शख्स को चीफ जस्टिस लगाते हैं, चाहे वो नंबर 3 से लगता है, तो उसके बाद अगर कोई दोबारा आपने किसी को आगे चीफ जस्टिस लगाना है, तो पहले जो 2 बंदे टॉप पे वो नजरअंदाज हो चुके हैं, सुपरसीड हो चुके हैं, तो दोबारा उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ट्रांसफर के वाले से भी यहाँ पे खदशात हैं बहुत सारे कि जिस जज को आपने ट्रांसफर करना है उसका कॉन्सेंट शामिल नहीं किया जाएगा। अगर वो नहीं मानता तो उससे जो है वो जबरी उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी शामिल है।
नहीं, देखिए जाना तो पैनल ही है ना, पैनल से सिलेक्शन होनी है। और जब भी पैनल जाता है एक चॉइस होती है, एक शफाफियत होती है सिस्टम के अंदर, पिक एंड चूज नहीं हो सकता, कोई आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं हो सकता। तो देखिए मकसद क्या था इन तरमीम का? मकसद ये था कि लीगल सिस्टम बेहतर हो, आपका दिफा बेहतर हो, आपकी गवर्नेंस बेहतर हो, और सही। सूबों का जो वफाक से ताल्लुक है वो मजबूत हो। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये तमाम तरमीम जो हैं उनकी तजवीज दी गई है। और उसके अंदर जो लीगल रिफॉर्म है कुछ इंप्लीमेंट हो चुके हैं, कुछ इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका इंशाल्लाह ताला बड़ा एक मुस्बत नतीजा निकलेगा और मुल्क के अंदर ना सिर्फ जिस तरह आपकी इकोनॉमी थ्राइव कर रही है, आपने भी जंग जीती है, तमाम तरह एक ओवरऑल हालात जो हैं वो पॉजिटिव पहले एक सिमत में जाएंगे। सही। और उससे पाकिस्तान को ना सिर्फ इज्जत मिलेगी बल्कि पाकिस्तानी आप शहरियों तो की जिंदगियों में बहुत आसानी आएगी। आप तो ये कहते हैं कि हमने अपने खर्चे कम करने हैं, यहाँ तो हुजरा की मशीरों की तादाद बढ़ाने के वाले से भी तरमीम आपने शामिल कर दी है। नहीं, ये तो खर्चा तो इससे कोई नहीं होगा कि अगर वो 5 से 7 होगी। ये सूबों के लिए किया गया है, स्पेशली बलोचिस्तान और केपी के लिए, कि बलोचिस्तान और केपी में ये प्रॉब्लम था कि उनके बहुत सारे महकमों के वजीर नहीं थे और वो 11% होने की वजह से हाउस छोटा था और उनको मुश्किल होती थी वजीर को अपॉइंट करने में। तो ये उनकी डिमांड पे किया गया है कि केपी और बलोचिस्तान के अंदर अब वो 13% पे होगा और जो मुशीर हैं वो 5 की जगह 7 हो सकेंगे ताकि उनके महकमे जितने हैं प्रोविंशियल वो कवर हो। अतातार साहब, एक तनकीद ये हो रही है कि बहुत हेस्ट में ये सब कुछ किया जा रहा है। जल्दबाजी किस बात की है, जल्दी किस बात की है कि एक आईनी तरमीम पर तो आइडियली जो है महीनों या हफ्तों के हिसाब से डिबेट की जाती है, कम से कम दिनों के हिसाब से तो होनी चाहिए। यहाँ तो घंटों के हिसाब से आपने डिबेट करवाई और मामला आपने तरमीम पास करवा ली। और सबसे अहम बात यह भी है कि जब मौजूद नहीं है कौमी असम्बली और सदर के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप ये तरमीम लेकर आ रहे हैं। देखिए जी, कतन ये जल्दबाजी में तरमीम नहीं लाई गई। इन तरमीम पे कुछ पे तो डिस्कशन कई महीनों से चल रही थी, कुछ पर कुछ कई सालों से चल रही थी। जैसा मैंने आपको अर्ज किया कि 18वीं तरमीम से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात थी, उस पर बहस मुबाहिसा होता रहा। 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बहस दोबारा छिड़ी। तो इन तमाम चीज़ों पे वक्तन फवक्तन ये बातचीत होती रही है। और इन तरमीम के हवाले से जो डिस्कशन थी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने भी डिस्कस की और किसी ने वो वज़ीर सौदा आज़म ने नहीं भी देखा मशावरत था। की। जो पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत के साथ इल्हाक में हैं, पीपल्स पार्टी ने भी इस पे बड़ा वक्त सर्व किया। तो ये ऑनगोइंग डिस्कशन रही है, एक इर्तिका का प्रोसेस है, ये कोई ओवरनाइट तो नहीं लाई जा रही। तो इन तरमीम के हवाले से एक सिर हासिल गुफ्तगू हुई है और ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम ये समझते हैं कि मुल्क में बेहतर गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए और उसके साथ साथ लीगल रिफॉर्म्स, इंसाफ की फरहमी अवाम तक और अपने दिफा को मजबूत करने के हवाले से ये तमाम मामला ज़रूरी हैं जिस पर जो है सेर हासिल गुफ्तगू और बहस जो है वो हो चुकी है। बहुत शुक्रिया तातार साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे जो आर्टिकल 243 में तरमीम की गई है उस पर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तरमीम क्यों अहम है और इसका फ़ायदा पाकिस्तानी कमान को क्या होगा, हमारे डिफेंस में इसका कितना फ़ायदा होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा जो मुसवदा सामने आया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तरमीम है वो ऑब्वियसली आर्टिकल 243 के अंदर है कि जिसमें एक नया ओहदा तख्लीक किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और जो आर्मी चीफ होंगे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे, वो कंकरेंटली साथ साथ जो है वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो 27 नवंबर 2025 से ख़त्म हो जाएगा। और एक जॉइंट कमान का जो एक आइडिया था कि पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, रिसेंटली जो पाक भारत जंग हुई उसमें अब दो पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन कुछ ज़रूरतें महसूस की गई वहाँ पे कि हमें इस तरह का एक जॉइंट कमांड का ओहदा पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत क्या है, बाकी इसके अलावा और हमारे डिफेंस के ऊपर से क्या असरात होंगे, और साथ साथ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी सवालात हैं कि वाई फ्राम दी बरी फौज, वाई नॉट फ्राम जो नेवी या फिर एयरफोर्स, इस पर भी काफ़ी सवाल उठते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब जो कि पाक फौज में तवील खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और JHQ में भी इन्होंने काफ़ी सर्व किया है। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या आपकी नज़र में अहमियत है जो ये तरमीम की गई हैं, पर्टिकुलरली जो आर्टिकल 243 के अंदर नया ओहदा मुतारफ़ कराया गया है चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा था वो ख़त्म कर दिया जाएगा और अब जो आर्मी चीफ होंगे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे, वही कंकरेंटली जो है वो साथ साथ ही चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। तो क्या इसका हमारे डिफेंस पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, ये जो हमारे डिफेंस पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा
और ये कई दहाइयों से ये डिबेट चल रही थी। हम GHQ लेवल पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बात करते थे, NDU में इस पे बात होती थी। और देखें इंडिया ने 2020 में ये ओहदा ये उसको अडॉप्ट कर लिया था। और उनके बिपिन रावत जो थे वो पहले CDS थे। उनकी वफात के बाद अनिल चौहान साहब हैं। तो चले देर आए दुरुस्त आए, फाइनली हमने भी ये डिसाइड कर लिया। और स्पेशली देखें जो मार्का हक हुआ उसमें हमने देखा कि साइबर वॉरफेयर ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसमें स्पेस भी आई। तो हम तो यूज टू थे ना कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ट्राई सर्विस। अब इसमें मार्के हक में हमने देखा कि स्पेस भी आई, साइबर भी आया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आई, और मल्टीपल डोमेन्स में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, और इंफॉर्मेशन डोमिनेंस आई, इवन डिप्लोमेसी तक आई। तो इन सबको कौन कोऑर्डिनेट करेगा? तो इस वक्त हमारा जो स्ट्रक्चर है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो एक कमेटी है और वो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकती है। बट जो ज्वाइंटनेस इन प्लानिंग है, उनकी ट्रेनिंग है, से ज्यादा वो एजाजी एक होता था। देखिए एजाजी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी, बिल्कुल ऐसे ही। इट्स अ कमेटी ऑफ 3 जैसे था उसमें सर्विसेज का, वो कमांड नहीं करती थी, ऐसे ही है। और वो कोऑर्डिनेट, उसके पास कोई कमांडिंग उसकी पावर नहीं थी। अब ये इन्होंने किया है कि ज्वाइंटनेस कि जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, साइबर है, और इंफॉर्मेशन है, स्पेस है, और लॉजिस्टिक इसकी है, इन तमाम एस्पेक्ट को कोई हेडक्वार्टर होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट करे पीस टाइम में, उनकी ट्रेनिंग करे, इंटीग्रेट करे और उन्हें तैयारी हालत में रखे कि अगर वॉर होती है, देखिए हमारी स्पेशली वॉर होगी न्यूक्लियर ओवरहैंग में, ऐसे ही है, उसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर होगी। हम पाकिस्तान कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता एक लंबे अरसे तक वॉर करना। हमने किस लिए आपने देखें अनकन्वेंशनल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाई है? क्या हमने इसलिए बनाई कि पहले हम अपनी डिग्रेडेशन कराएंगे, और जब डिग्रेडेशन किसी हद तक, फिर हम इसको, हम तो पहले दिन से ही फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आई थिंक ये इट वाज द नीड ऑफ द आवर। आप ये देखें समर कि 27th अमेंडमेंट के 48 क्लॉजेज हैं, 44th क्लॉज सिर्फ ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बारे में है, तो 47 क्लॉजेज के बारे में बात ही कोई नहीं कर रहा। उसमें इतनी इतनी इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं कि यूनिफॉर्म सिलेबस एट द नेशनल लेवल, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एग्जाम, आईनी अदालत है, बाकी मामला। अच्छा, उसके बाद देखिए हेल्थ की, यूनिफॉर्म हेल्थ पॉलिसी, यूनिफॉर्म एग्रीकल्चर पॉलिसी, सेंसस, उसके बारे में बातें। अच्छा साहब ने आपने आईनी अदालत का कहा, वो बातें हैं। तो हम जो है ना समाव ये ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जो मुल्की मफाद के खिलाफ होती है। देखिए ये बहुत सोचा समझा इस पे हमने डिसीजन लिया है और बड़ी खुश आइंद डिसीजन है। इससे देखिए हमारी जो कॉम्बैट एफिशिएंसी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जो मेन प्रिंसिपल ऑफ वॉर है उसका नंबर 1 रसूल है यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड ये क्रिएट करेगी। और इंडिया तो जैसे मैंने कहा पहले 5 साल पहले ही कर चुका है। और जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, जाहिर है इस वक्त चैलेंजेस की नौयत जो है वो बदल चुकी है। एक तो आपने खुद बताया कि मल्टीपल डोमेन्स में पाकिस्तान ने इससे आगे चल के जो है वो एंगेज होना है पाकिस्तान ने। लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं फ्रंट्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रंट्स पाकिस्तान के लिए खुले हुए हैं। मशरकी फ्रंट जो है भारत ने खोल रखा है, और अब उन्होंने ही वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी उन्होंने इंगेज किया हुआ है अफगान तालिबान को भी पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस जो मल्टीपल डोमेन में मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान को जो इंगेज करना पड़ रहा है, उसके लिए जो जॉइंट कमांड कितनी फ़ायदेमंद होगी? देखिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा तो हमारे पास हल ही कोई नहीं। प्रैक्टिकली हमें इसका क्या इसका फ़ायदा होगा? देखिए इसका फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो ये होता था कि जैसे अभी त्रिशूल एक्सरसाइज हो रही है, उसमें देखिए सर्विस उनकी बिल्कुल हो रही है, नॉट ट्राई सर्विस, उसमें उनकी साइबर कमांड है, उसमें उनकी स्पेस कमांड है। देखिए वो साइबर स्पेस कमांड पहले बना चुके हैं। तो ट्राई सर्विस के अलावा 5 तो मैंने आपको गिना दी है, और फिर इंफॉर्मेशन मैंने आपको कहा, फिर लॉजिस्टिक। तो ये मल्टी डोमेन ऑलरेडी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से कोई हम ऑपरेशन करें और पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करें। ये तो हमारी तैयारी है, कॉम्बैट रेडीनेस है कि अभी तक वो जरूरत नहीं कर सके और आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं करेंगे। तो ये ऑपरेशनल मैटर है। और दुनिया में देखें तमाम जो दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ CDF का ओहदा होता है, और वो तमाम ट्राई सर्विसेज के जो मैटर्स होते हैं ऑपरेशनल मैटर, जॉइंटनेस इन प्लानिंग, जॉइंटनेस इन एग्जीक्यूशन, वो करता है। बाकी वो देखिए जो मामलात होते हैं, एयरफोर्स का चीफ है, नेवी का चीफ है, वो अपने मामलात में खुद मुख्तार हैं। हमारे जो सिस्टम है उसमें देखें हमारी जो है डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट, नेशनल कमांड अथॉरिटी, उसमें वो बिल्कुल बैठेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी फुल उसमें पावर है।
वो एडवाइजर भी अपने अपने सर्विस मैटर को प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे। सर ये सिर्फ ज्वाइननेस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए किया गया। सर ये बताएगा कि ज़ाहिर है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मैटर ये भी है कि जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा था वो किसी भी फोर्सेज में से आप उसे ले सकते थे चेयरमैन, वो एयरफोर्स से भी हो सकता था, वो नेवी से भी हो सकता था, दो ज़्यादा तो उसमें जो है वो बड़ी फौज से ही उसमें आते रहे हैं। अब जो ओहदा है चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज का, ये प्योरली भरी फौज के पास ही रहेगा, तो इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या वजह है? देखिए हमारी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो प्रीडोमिनेटली लैंड स्ट्रेटजी है। जी, लैंड स्ट्रेटजी इज प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान। बाकी एयरफोर्स नेवी उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो अलहदा से कोई ऑपरेशन नहीं करती एयरफोर्स या नेवी। लैंड ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं, उसको सपोर्टिंग रोल पे एयरफोर्स आती है और नेवी आती है। फिर हमारी देखें जो स्ट्रेंथ है, हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया के साथ, 2,500 से ज्यादा हमारा किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। तो वहां कौन डिप्लॉयड है बॉर्डर पे? कौन है? वहां हमारी लैंड फोर्सेज डिप्लॉयड है। तो उनको सपोर्ट करना है एयरफोर्स ने और नेवी ने अपने रहते हुए। तो यहाँ प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटजी हमेशा से लैंड स्ट्रेटजी रही है। और जितनी भी देखिए जंगें दुनिया में होती हैं, जब तक उसमें आर्मी या लैंड फोर्सेस कैप्चर नहीं कर लेती, और उस वक्त तक बाकी फोर्सेस सपोर्टिंग रोल तो प्ले करती हैं। अब जैसे देखें मार के हक हुआ, हमने उनके 8 जहाज गिराए, लेकिन जब तक लैंड जो था पावर, हमने फायर पावर क्रॉस द बॉर्डर नीच दिखाई, इंडिया ने हाथ खड़े नहीं किए। ऐसे ही है। तो इसलिए इसका बनता ही आर्मी से था, बिकॉज एक 5-6 लाख की फौज है। एयरफोर्स की स्ट्रेंथ देखें कोई 65-70 हज़ार है, नेवी की आप स्ट्रेंथ देखें 30-35 हज़ार है। तो ये हज़ारों में है, वो लाखों में है। इसलिए इट हैज़ टू बी द आर्मी जो कमांडर है और साथ साथ उसको कोई ओहदा जाए, और इसलिए इसको ऐसे किया। सर एक और जो इस वक्त बहस छिड़ी हुई है कि ताहयात फील्ड मार्शल, ज़ाहिर है फील्ड मार्शल जो है वो कोई उस तरह से ओहदा, ऑपरेशनल ओहदा नहीं, वो तो एक इजादी रैंक है जो उन्होंने रिसेंटली अपनी कारकर्दगी दिखाई है मार्का हक में, उसकी वजह से उन्हें दिया गया है। और ही विल रिटायर जब उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, तो रैंक जो है वो ताहयात रहेगा। तो इस पर ज़रा बताइएगा, जो ये जो एक तनकीद लोग कर रहे हैं कि ये ताहयात लगा दिया गया है, ये क्या है मामला? देखें, एक तो ये कोई आज़ादी ओहदा नहीं है, ये प्रॉपर रैंक है। रैंक का बिल्कुल ऐसा ही है। देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देवर नंबर ऑफ फील्ड मार्शल्स, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी और फील्ड मार्शल ऑकनलेक, फील्ड मार्शल स्लेम, और एक बेतहाशा कई सारे थे, मतलब आई थिंक दर्जन के करीब तो होंगे ये। तो ये प्रॉपर ओहदा है। इसके जैसे अगर फील्ड मार्शल साहब हैं हमारे, ज़ाहिर ये किसी को परफॉर्मेंस की बेसिस पे एज एजाज दिया जाता है ना, हर किसी को नहीं मिलता, जिसकी अचीवमेंट होती है। मतलब जब तक आप कोई बड़ी जंग में एजाज, मुल्क को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएं और डिसाइसिव विक्ट्री जैसे हमने अचीव की, तो इन रिकग्निशन ऑफ योर मेरिटोरियस सर्विस, आउटस्टैंडिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट आपको ये देती है। और फिर अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट है या आप चीफ ऑफ द जी एडमिरल ऑफ द एयर मार्शल है, और तो फिर ये जो उसका अपॉइंटमेंट का टेन्योर है वही आपका टेन्योर होगा। सही है। और जहाँ तक सारी उम्र रखने का एजाज है, देखें समर, अगर मैं खुद पाकिस्तान का एम्बेसडर रहा हूँ, हमारे जो भी एम्बेसडर होते हैं एक दफ़ा एम्बेसडर बन जाए तो प्रोटोकॉल के तहत वो सारी उम्र एम्बेसडर का रैंक साथ लिखा जाता है। सेनेटर का भी लिखा जाता है, सेनेटर लिखा जाता है, तो आप उन्हें कहते रहते हैं। फिर अगर आप ब्रिगेडियर हैं, मेजर हैं, जनरल हैं, वो भी रैंक साथ लगता है। सही है। तो फील्ड मार्शल भी साथ लगेगा। इसमें कोई अनहोनी ऐसी बात नहीं है, और ये बल्कि एजाज की बात है कि हमें ने अपने जो है इंडिया को 6 गुना बड़े, उसको हमने चारों शाने उसको तारीखी शिकस्त दी। उसकी रिकग्निशन में फील्ड मार्शल साहब को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया, और दुनिया देखे उसकी मुतर्रफ है। सही। जब आपका अमेरिका जैसा सुपर पावर, डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर चुके हैं नाम लेकर, मतलब इट वाज माय प्रिविलेज टू मीट हिम, इट वाज ऑनर फॉर मी टू मीट द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। तो जब फील्ड मार्शल की तारीफ होती है तो पाकिस्तान आर्मी की तारीफ होती है, पाकिस्तान की तारीफ होती है। ऐसा ही है। तो हमारे मतलब ये ओहदे पाकिस्तान के ही है ना। ठीक है, तो हमें इस पे जो है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अब तक गुफ्तगू सुनी। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब का कहना है कि ये रिकग्निशन ऑफ दी सर्विसेज में दिया गया है फील्ड मार्शल का ओहदा, और ये ताहयात रहेगा। जिस तरह से बाकी ओहदे जो हैं वो ताहयात रहते हैं, ये भी उसी तरह से एक ताहयात रहने वाला ओहदा है। कोई ताहयात तकर्री जो है वो नहीं की गई इस हवाले से। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ अहम कानूनी सवालात भी हैं, हमारे साथ रहिए।
मुल्क में नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम पर बहस मुबाहिसे जारी है और इस हवाले से बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जिन पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तो इस तरमीम को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज़ादी है, जो अदलिया की आज़ादी है, उस पर एक वार करार दिया है, इसे आइन पर एक वार करार दे रही है। आइन के अंदर जो शिकें अमेंड हो रही हैं उन पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आइनी अमूर के माहिर सीनियर कानूनदान हमारे मौजूद हाफिज एहसान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि जो तरमीम आ रही हैं इसमें ज़ाहिर है एक एक करके हम उन पर बात कर लेते हैं। मसलन अगर हम बात करें जो 184(3) है, अज खुद का जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अज खुद नोटिस अब ले ही नहीं पाएगी सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत, तो क्या कहेंगे इस पर, ये क्यों ख़त्म की गई है और ये इसका ख़त्म किया जाना ठीक है क्या? बिस्मिल्लाह समर, आज जो आपके सामने तकरीबन 48 आर्टिकल्स जो हैं उनको अमेंड किया गया है, तो मेजर अगर आप देखा जाए तो दो ही अमेंडमेंट्स आई हैं। एक अमेंडमेंट आई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक आई आपकी आर्टिकल 243 के अंदर, क्योंकि एक नई चीज़ आपके सामने आई है। और तीसरा, चूँकि दोनों जगह जो है आपने जो है उसको एडजस्टमेंट करनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वहाँ पे किसी जगह आपने ओमिट कर दिया है, किसी जगह आपने ऐड ऑन कर दिया है, तो ये चीज़ें आई हैं। या एडवाइजर्स की तादाद जो है वो आपने बढ़ाई, 5 से बढ़ाकर 7 कर दी, काबीना का साइज बढ़ा दिया है। अब ये है कि क्या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसके अंदर जो नया एक रीएलोकेशन ऑफ एपेलेट अथॉरिटी है या एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, उससे पाकिस्तान के आम आदमी को जो राइट्स ग्रांट किए गए हैं उसके अंदर कमी आई है, नहीं आई है? क्या उन राइट्स के फोरम्स जो हैं वो ख़त्म किए गए, नहीं ख़त्म किए गए? किया क्या गया है? किया वही गया है कि आप इस सारी जो बहस है कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल, आप इसको 2022 से पहले लेके चले जाएं। 2022 से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेफाक था कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं तो पैरेलल सुप्रीम कोर्ट्स दो तो नहीं चल सकते ना, फिर आपने डिवीजन ऑफ वर्क करना है। उस डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर उस वक्त भी ये था कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, प्रोविंस वर्सेस फेडरल, और जो आपके पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं वो जाएं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ। और तो फंडामेंटल राइट्स को जो आर्टिकल डील करता था वही उड़ा दिया गया। नहीं उड़ाया ना, देखिए बात, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको ही उड़ा दिया था। नहीं 184 जो है वो इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट से उड़ाया गया है कि वो 184 था क्या? 184 ये था कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए हैं तो वो पावर्स उधर चली गई हैं। अब ये है कि आपके पास 184 आया, इनहेरिट जुरिसडिक्शन थी, इनक्विजिटोरियल था। 2022 के अंदर 23 के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया। आपने कहा कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं है, ये इख्तियार जो है एक कलेक्टिव बॉडी जो है उसको अडॉप्ट करेगी। अब आपने तीसरी फेज के अंदर चले गए कि आपका इख्तियार मौजूद है, लेकिन आपने उस इख्तियार को इस्तेमाल उस वक्त करना है कि जब आके कोई शख्स कहे, कोई दरखास्त दे कि मैंने इसको इस्तेमाल मेरे लिए करे, वो इख्तियार उन्होंने इंटेक्ट रखा है। यानी कि जो सुओ मोटो फ्लैग्रेंट थी कि जी आपने कोई एसएमसी ले रहा है, आपका जी चाह बारिश पे, आपका जी चाह किसी और चीज पे, उसको किया। और वो उसकी बुनियादी वजह भी थी कि मैं आप सब ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो का इख्तियार जो है उसको रेगुलेट जो है वो करना चाहिए। तो लिहाजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो असल जुरिसडिक्शन एपेलेट है वो इंटेक्ट है, वो सिविल, क्रिमिनल, आपके रेंट, फैमिली, टैक्सेशन के अंदर है। सिर्फ वो मामला जो 199 के नीचे है वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका एक अपना इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। अच्छा, एक और जो एतराज उठ रहा है वो है अदलिया की आज़ादी के ऊपर। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बना रहे हैं, आईनी अदालत आप बना रहे हैं, उसका भी जो पहला चीफ जस्टिस लगेगा वो सदर मुमलिकत लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, और उसके बाद जो उसके जजेस लगेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी मुशावरत से लगेंगे, सदर मुमलिकत लगाएंगे। ये तो एग्जीक्यूटिव के पास आ गया इख्तियार था। नहीं, देखिए उसके अंदर ये है कि ये वन टाइम अरेंजमेंट है। वो ये है कि आप अगर एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने लगे तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन जो है वो यही एक होता है कि जिस तरह आप कोई भी चीज़ नई एक दफ़ा बनाते हैं उसके अंदर आप एक अरेंजमेंट्स करते हैं और उसके बाद फिर आप एक उसको रेगुलर के अंदर आ जाते हैं। अब ये है कि आपने एक अरेंजमेंट किया, उस अरेंजमेंट के अंदर आपने एक जुडिशल कमीशन के अंदर आपने रखा था कि वो लगाता था वहां से आईनी कोर्ट के अंदर किसको भेजना है, क्या करना है, नहीं उसके समर चीफ जस्टिस का बाकी जो तकर्रियों का बाकी मैकेनिज्म यहां भी अगर आप कमीशन को दे देते तो क्या फर्क है? मैं आपको बताऊं, आपके मुल्क में 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, फेडरल कोर्ट थी, 62 का आया, फेडरल कोर्ट थी, 73 का आया, सुप्रीम कोर्ट थी। तो एक आपकी ऑन गोइंग कंटिन्यूस थी, आपने सिर्फ उसे नाम चेंज कर दिया और वो चलते आ रहे थे।
इसके अंदर ये है कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई, आपका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस है वो कहां से आएगा? वो आपकी सुप्रीम कोर्ट से आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर आप लगाते हैं और उसकी कंसल्टेशन से आप 2 या 3 या 4 जजेस लगाते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको डिटर्मिन करेगी और फिर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है जुडिशियल कमीशन उसके अंदर ले जाएंगे। तो मैं ये समझता ये हूं कि ये जो सारी चीजें ऐसी हैं, इसके अंदर ये है कि अगर 2022 से पहले ले जाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल जो हमारे लॉ जस्टिस सेक्टर से वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की फेवर में थे। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि आपको एक और अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, चूंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आपके सुप्रीम कोर्ट इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब अगर इसी को आप हाई कोर्ट्स के अंदर रखेंगे फिर वही आएगा। हाई कोर्ट के अंदर वही है, आईनी बेंचेस हैं यहाँ पे, आईनी वही आपसे कह रहा हूं ना, वही फिर आएगा कि जी उस जज को बेंच में शामिल किया है नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि अभी भी पार्लियामेंट के अंदर प्रोविंशियल लेवल पर भी आईनी अदालत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसका इत्लाक तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर है ना, तमाम हाई कोर्ट के ऊपर। आपने देखिए 26वीं आईनी तरमीम लाए, सिंध ने कुछ बेंच बनाए, आपने इतराज किया कि पीपल्स पार्टी या कुछ और लोग अपनी फेवरेट लेके आए हैं। पंजाब में आपने रेजोल्यूशन नहीं की, केपीके में नहीं किया। तो अगर आपने सारा करना है तो वहां पे ये कहें कि जी 199 के जितने मैटर्स हैं वो जाएंगे यहाँ की और यहाँ से चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो बाकी आपका एपलेट जुरिस्डिक्शन नीचे से स्टार्ट होता है, स्पेशल कोर्ट, फौजदारी, क्रिमिनल, टैक्सेशन जो है वो होता हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो मेरा ख्याल है उस क्लैरिटी से ज्यादा उसको अंदर जाएगा। लेकिन जितना जल्दी अब कर लें या बाद में कर लें, अल्टीमेटली आपको आईनी अदालत किसी भी मैटर को मंगवा सकती है अपने पास। नहीं, वो तो पहले भी अदालत के अंदर सुना जा रहा है, वो तो पहले भी था। वो 26 क्लैश नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के और आईनी अदालत के दरमियान। पहले भी जो है वो आईनी अदालत के आईनी जो बेंचेस थे उसके जजेस और जो नॉर्मल बेंचेस थे उसके जजेस के दरमियान पहले भी हो चुका है टैक्सेशन के मैटर के ऊपर। पहले ये था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट के अंदर केसेस को ट्रांसफर कर देते थे। उसके बाद आपने अमेंडमेंट ही लेके आई कि उसके अंदर 186A जो है वो आपने इंट्रोड्यूस किया। उसके अंदर आपने कहा जी कि अगर किसी जगह वो हाई कोर्ट के अंदर मामला पड़ा हुआ है तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंगवा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि अगर मुख्तलिफ जगहों पे मैटर्स पड़े हुए हैं तो बजाय कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स के आने के, आप अभी ये टैक्सेशन के अंदर हुआ है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज या लाहौर हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाए हैं और उसके बाद वो एक उसके ऊपर फैसला कर देंगे। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप ये कहें कि जी शायद हाई कोर्ट की पावर जो कर्टेल की गई है, ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर होता है। हाफिज साहब, एक और बड़ी अहम तरमीम है, वो है आर्टिकल 248 के अंदर सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल होता था अपने टेन्योर तक के लिए कि टेन्योर के दौरान उसके खिलाफ आपको कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते थे। प्राइम मिनिस्टर को भी दे दिया गया है और बल्कि इसको ताहयात भी कर दिया गया है सदर मुमलिकत के लिए। तो ये एक आपने बिला वजह की एक आपने उन्हें नहीं दे दी आपने प्रोटेक्शन। कोई बंदा अगर जुर्म करता है, जुर्म के बाद उसका हिसाब नहीं होना चाहिए, ताहयात वो जो है वो अनटचेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि पहले ये था कि आपका जो प्रेसिडेंट था उसके टेन्योर में जाने से पहले या उस इनकम्बेंट होने से पहले उसका कोई केस था, आपका हेड ऑफ स्टेट बना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई कि जितनी देर तक वही रहेगा आप उसको अदालत, और मुनासिब भी नहीं है कि आप अपने सदर को बुलाएं। और ये एक्सेप्शनल है ना कि 25 करोड़ में अगर एक शख्स है, यही इस्तिस्ना आपने गवर्नर्स को दिया था कि होना चाहिए। अब ये है कि अगर ये इस्तिस्ना जो है कि अगर प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आते हैं, केसेस बनते हैं, वो सारा कुछ होता है, तो अगर वो ये है कि जितनी देर तक उस ऑफिस के अंदर हैं, और ये ज़्यादा केसेस जो आपको नज़र आएंगे, ये मतलब अगर प्रेसिडेंट या प्राइम जो गवर्नर्स भी हैं, ये कोई क्राइम अगेंस्ट बॉडी के इनके खिलाफ कभी केस नहीं आया कि किसी को जख्मी किया या मारा है और फिर वो आ गए, ये ऐसे नहीं है। ये वो ऐसे केसेस हैं कि जो स्टेट लॉज की वायलेशंस के अंदर आए हैं या इस तरह के कुछ सिविल मैटर्स लायबिलिटीज के अंदर आए हैं। तो अगर उसके अंदर आपने प्रोटेक्शन दे दी है प्राइम मिनिस्टर को, और अगर कोई शख्स वजारत उज़्मा के ओहदे पर बैठा है और वो करप्शन करता है, उसकी कोई इम्यूनिटी है, उसकी कोई इम्यूनिटी नहीं। किसने कहा है कि इसमें लिखा है कि इम्यूनिटी है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं, क्रिमिनल देखें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग ये है कि नंबर 1 ये है कि अगर आपके सामने कोई चीज आती है तो आप उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट में कर दे, गवर्नर को प्रेसिडेंट रिकॉल कर सकता है। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि आपने कभी देखा है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हुए हैं उनके ऑफिस के होते हुए उन पे करप्शन के केसेस बने हो? वो तो बाद में ही बनते हैं ना कि जब ऑफिस छोड़ जाते हैं। तो जब ऑफिस आ जाते हैं, नहीं जब ऑफिस नहीं जब ऑफिस छोड़ नहीं जब आप वो कुछ भी कोई प्रोटेक्शन नहीं। किसने कहा है कि जो आपकी एम्बेजलमेंट है या आपकी करप्शन जो है उसको आपने 248 के अंदर कर दिया? क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो है कि जो आपके वो मामलात हैं जो पीपीसी के अंदर हैं या सीआरपीसी के अंदर हैं या ऐसे हैं कि जो आपसे इनिशिएट हुए, अदालत ने आपको बेल कर दिया। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस तरह आप ये कहें कि जी और अभी भी ये प्रपोजल है
जो आज का बिल आया है उसके अंदर ऐसी चीज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन है, शायद स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर जो आया है यदि आप वहां पे देखें, बिल के अंदर नहीं था, लेकिन वहां पे तजवीज़ शामिल की गई है। लेकिन समर एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के लिए आई है। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे हमारे कानून हाफिज एहसान की, जिनका कहना है कि अभी तो ज़ाहिर डिबेट हो रही है, जो तजवीज़ सामने आई है। कल जब जो कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन लॉ की, उस पर दोबारा से डिबेट होगी तो बहुत सारी इसमें जो है मज़ीद तब्दीलियाँ भी ड्राफ्ट के अंदर आ सकती हैं। आज के शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।